मैन ओके उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और चोल को तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक कि वो जासूस बनने के लिए राजी नहीं हो जाता। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। आज हम ओसिस के ड्रामा की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे के जीवन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। कहानी का हर्ट और भी तेजी से बीट करने लगता है जब वो तीनों कैरेक्टर्स अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं और दोबारा एक दूसरे की जिंदगी में इंटरसेप्ट करते हैं। डोहाक और चोल एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि चोल अपनी दोस्ती के बजाय प्रोटेस्टर बनना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन डोहाक अभी भी उसकी परवाह करता है और वो उसे प्रोटेस्टर नहीं बनने देना चाहता। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 की स्टोरी मोड को ऑन किया जाए। जब चोल को एक बार प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है तो चुंग अपनी पावर का यूज करता है और उसको गवर्नमेंट का मुखबिर बनने के लिए मजबूर करता है। चुंग किसी भी तरीके से चोल परिवार को खत्म करना चाहता था। वहीं चोल की मुलाकात चुंग के राइट हैंड मैन ओके से होती है। मैन ओके चोल को बोलता है कि अगर तुम डिक्टेटरशिप के लिए जासूसी करोगे तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। चोल मैन ओके को बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, जिसपे मैन ओके उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और चोल को तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक कि वो जासूस बनने के लिए राजी नहीं हो जाता। अंत में जब वो स्पाई बनने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं। वो चोल को प्रोटेस्ट लीडरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलते हैं। इसके बाद से ही चोल मैन ओके से डरता है और उसके नीचे काम करता है। चोल को बार बार पीटा जाता है और उसको इस बात की जानकारी दी जाती है कि अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की तो उसको मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी चोल किसी भी प्रोटेस्ट नेताओं के बारे में नहीं बताता है। तभी चोल के एंकल में चोट लग जाती है और वो पकड़ा जाता है, लेकिन मैन ओके उसे जाने देता है। चोल के साथियों को ये बात हजम नहीं होती है कि उसको जेल नहीं भेजा गया, जिससे वो चोल पर शक करने लगते हैं। चोल के साथी उसे कैंपस में पकड़ लेते हैं और उससे कबुलवाने की कोशिश करते हैं कि वो डिक्टेटरशिप का साथ दे रहा है, लेकिन चोल दावा करता है कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है। अब आप इसे चोल का लकी समझिए कि मैं डोहाक उसके घर पे जाता हूँ और पूरी रात वहीं पे बिताता हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आ जाता है कि चोल कभी भी अपने घर नहीं लौटा। इसके बाद मैं चोल के कैंपस में जाता हूँ जहाँ के स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो लोग चोल को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे लगभग 50 छात्रों को पीटना पड़ता है क्योंकि वो लोग चोल के रास्ते को रोके हुए होते हैं। जब हम लोग वहाँ से जा रहे होते तो वहाँ पे एक विरोधी नेता आता है और वो चोल को बोलता है तुम्हें शेमफुल होने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर चोल चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर वो तानाशाही के साथ होता तो यहाँ पर कोई भी अभी खड़ा नहीं होता। मैं समझ जाता हूँ कि चोल क्या कर रहा है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद हम लोग धक्का देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जब हम दोनों पुराने दोस्त बाहर होते हैं तो ये ठीक वैसा ही होता है जब यंग चोल को बुली करता था और मैं उसको पुलिस से बचाता था, लेकिन अब हम दोनों के बीच का बॉन्ड बदल गया है क्योंकि चोल के परिवार का कर्ज अब मेरे ऊपर से हट चुका है। मैं चोल को बोलता हूँ कि अब तुम किसी भी तरह से तानाशाह के लिए जासूसी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको प्रोटेस्ट ग्रुप से निकाल दिया गया है, इसीलिए अब तुम किसी भी काम के नहीं रह गए। अगर आप लोग को आश्चर्य हो रहा है कि मैंने उतने स्टूडेंट्स को कैसे मारा तो इसका रीजन मेरा जेल में जाना था। जेल में मैंने बहुत से गुंडों के ग्रुप को पीटा था, जिससे मेरे बहुत ज्यादा एनिमी भी बने और मेरे बहुत ज्यादा सहयोगी भी बने। क्योंकि सभी अपराधी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, इसीलिए वो अपना एक टीम बना रहे हैं ताकि वो अपने नेक्स्ट क्राइम को अंजाम दे सकें। मैं उनके ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ जैसा कि मैं चाहता था। जैसे ही मैं उनके मुनाफे में कटौती करता हूँ उनका ग्रुप तैयार हो जाता है डिसबैंड होने के लिए। डोहाक पहले ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाता है जो रियल एस्टेट में धोखाधड़ी करते हैं। वो मुझे दूर से देखता है अपने थिएटर को अपनी आंटी और अंकल को सौंप देते हुए, क्योंकि मैं अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाती हूँ। डोहाक तब अपने नए क्रिमिनल मित्रों को आंटी और अंकल को टारगेट करने और उनसे इमारत खरीदने के लिए मना लेता है, जो धोखेबाज के पास वास्तव में नहीं है। क्योंकि खरीदारों के पास पर्याप्त कैश नहीं है, इसलिए वो भुगतान के पार्ट के रूप में मेरे थिएटर के कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। डोहाक क्या कर रहा है, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही क्रिमिनल्स का एक दूसरा ग्रुप उन लोग को डरा देता है। फिर क्या दोबारा मुझे खुद से ही उन सब की औकात दिखानी पड़ती है।
हमें पता चलता है कि इस ग्रुप को लीड टाक कर रहा होता है, जिसे वो लोग जानते थे और उससे बहुत ज्यादा डरते थे। वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो मेरे घर का पीछा करते हैं और मुझे अपना लीडर बना देते हैं। गैंग लीडर बनने से पहले डो हाक मेरा पीछा करने में कुछ समय बिताता है। संयोग से मैं सियोल में रह रही होती हूँ, क्योंकि मैंने एक फिल्म निर्माता गेम ओकी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। गेम ओकी ने मेरे कर्ज का भुगतान करने के लिए मेरे थिएटर को वापस दिलाने का वादा किया, जिससे मुझे इसको एक दिन वापस खरीदने का मौका मिलेगा। गेम ओके मुझको एक फिल्म स्टूडियो का इंचार्ज बनाता है और मुझे रहने के लिए जगह देता है। जिस दिन से मैं यहाँ मूव की हूँ, मेरा फोन बजता रहता है, लेकिन दूसरी ओर कोई नहीं होता। मैं दूसरी साइड पर मौजूद व्यक्ति को पूछती हूँ, यह नहीं जानते हुए कि वो डो हाक है। जल्द ही ग्रुप के एक मेंबर पोंग को टाक पकड़ लेता है। मैं पोंग को बचाने के लिए वहाँ पे जाता हूँ। मैंने एक योजना बनाई होती है कि टाक अपने सिंडिकेट में हमारे ग्रुप को एक्सेप्ट कर ले, और ठीक ऐसा ही होता है। मैं टाक के ग्रुप में लीडर बन जाता हूँ। मैं केवल अपने प्यार जुंग की आवाज सुनना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। मैंने जुंग के साथ ब्रेकअप किया क्योंकि उसके फादर जेल में आए थे और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं जुंग की जिंदगी में कभी भी दोबारा कदम नहीं रखूंगा। डो हाक और मैं एक दिन एक दूसरे की ओर भागते हैं। मैं देखती हूँ वो एक ठग बन गया है और इसके लिए मैं उसे डांटती हूँ। वह कहता है कि उसकी गलती नहीं है कि वो जेल में था। वह मुझे बताता है कि वह अब एक अलग व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब विश्वास नहीं करता कि उसे परिवार और देश के प्रति वफादारी के लिए उसे रिवॉर्ड मिलेगा। इस ट्विस्टेड वर्ल्ड में जीवित रहने के लिए मुझे ट्विस्टेड वे का यूज करना होगा जुंग। तुम ट्रैश बन गए हो डो हाक। उस रात में पीने वाले साथी के रूप में चोल को पकड़ती हूँ और उससे डो हाक को उस जीवन से बाहर लाने के लिए भीख मांगती हूँ जो वह जी रहा है। चोल डो हाक को देखने जाता है और मेरे संदेश को रिपोर्ट करता है। मैं चोल के कमेंट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। चोल मजाक में कहता है कि वो डो हाक को जो कर रहा है उसके लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि वह भी ट्रैश है। जिसके बाद चोल दोबारा मुझसे पूछता है कि क्या वो जुंग को डेट कर सकता है। मैं चोल को साफ साफ बता देता हूँ कि जुंग और मेरे बीच कुछ भी नहीं बचा, लेकिन चोल तुम्हें फिर भी उसे डेट नहीं करना चाहिए। तुमने ठीक अभी बताया था कि तुम भी ट्रेस हो। जुंग को हमारे जैसे ट्रेस के साथ डेट नहीं करना चाहिए। अचानक चोल बच्चों जैसी हरकत करने लगता है और वो मुझ पर चिल्लाने लगता है। चोल बोलता है कि आखिर मैं उसे डेट क्यों नहीं कर सकता, तुम एकमात्र विक्टिम नहीं हो। इसी बीच चुंग चोल की माँ पर चाले चलने लगता है। चुंग चोल की माँ को सियोल में एक नौकरी के साथ साथ एक घर भी देता है। चुंग चोल की माँ को क्लियरली बता देता है कि वो वापस उसे डेट करना चाहता है। चोल की माँ पहले ये दिखाती है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो भी डेट में इंटरेस्टेड है। एक पॉइंट पे मैन ओके चुंग से पूछता है कि क्या होगा अगर चोल की माँ को ये पता चल जाए कि हम लोगों ने चोल के साथ क्या किया। इस पर चुंग बोलता है कि उसे कभी नहीं पता चलेगा। चुंग चोल की माँ को बता देता है कि चोल गवर्नमेंट के लिए मुखबिर था, लेकिन वो बोलता है कि उसे नहीं पता है कि इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है। एक साल बाद मैं टाक के सिंडिकेट में आगे बढ़ रहा होता हूँ, जहाँ मैं कॉम्बैट बूट्स और जैकेट का व्यापार कर रहा होता हूँ। वहीं चोल ग्रेजुएशन कर रहा होता है। मैं चोल को ये भी याद दिलाता हूँ कि ये शुरुआत है मेरे कर्ज को चुकाने की। चोल, तुम्हारे पास योग्यता है, लेकिन तुम्हें अब पोजीशन पाना होगा। चोल घमंडी है, जिस पर चोल बोलता है कि ये एक शुरुआत है जुंग को अपनी बीवी बनाने की। चोल अभी भी जानता है कि मैं जुंग को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन चोल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि जुंग मेरी है। चोल मुझे दोबारा बोलता है कि हमें जुंग को पाने के लिए दोबारा compete करना होगा, लेकिन ये बात मेरे लिए काफी भद्दा मजाक होता है। उसी समय हमें चोल की माँ और चुंग का सीन दिखाया जाता है। चोल की माँ चोल को प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए चुंग की मदद मांगती है, जिस पर चुंग बोलता है कि वो चोल की मदद नहीं कर सकता और उसे एक प्रोसिक्यूटर नहीं बना सकता, क्योंकि चोल एक प्रोटेस्टर था। यहाँ तक कि वो एक जासूस के रूप में भी अपने देश के लिए कोई भी मददगार साबित नहीं हुआ। चुंग चोल की माँ को बोलता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह होशियार है, लेकिन वो अपने पिता की तरह बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी है। चोल की माँ इस पर सहमत होती है कि वो अपने पिता की तरह बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, अपने बायोलॉजिकल फादर के जैसे। तब चोल की माँ अपना एक आखिरी दांव खेलती है।
वो चुंग को बोलती है एज ए फादर वो चोल को एक प्रोसिक्यूटर बना दे। ओ माय गॉड, मैं जेन्युइनली उस आखिरी खुलासे के बारे में उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कहानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वे से हटकर एक परिवार पर फोकस करने लगेगी। साथ ही मुझे डोहाक और चोल के न्यू रिलेशन का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। अब वो दोनों इक्वल ग्राउंड में खड़े हैं। एज ए नरेटर मैं चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे से टीम अप करें और बाहरी दुनिया से लड़ें, जिससे उनकी कठिनाई भरी दुनिया आसान हो सके। लेकिन चोल जैसे ही प्रोटेस्टिंग की सिचुएशन से बाहर निकल आया, मुझे वापस लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। आने वाले एपिसोड्स के लिए मैंने अपने फिंगर्स क्रॉस कर लिए हैं, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं है कि अगले एपिसोड्स में क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी ओसिस के पहले एपिसोड को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।